हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए मनोविज्ञान पेडागोजी महा मैराथन क्लास 5 लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए 4 पार्ट्स करा चुका हूं। आपकी 1 जुलाई से मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो आपके लिए 30 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैराथन क्लासेस कराई जा रही हैं, जिससे कि आप सीटेट एग्ज़ाम में 105 प्लस स्कोर कर सके दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, बेल आइकन आपको इस तरीके से दिख जाएगा बिल्कुल बराबर से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लियर कर दीजिए आवाज़ वगैरह एकदम से ठीक आ रही है, सारी चीज़ें ठीक हैं। अगर सब कुछ सही है तो एकदम से यस कर दीजिए। एकदम से मज़ेदार और धमाकेदार सेशन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोग यस कीजिए, यस किया कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप प्रभावी ढंग से कैसे सीख सकते हैं? ऑप्शन बताइए दोस्तों, राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। पढ़ाने में अधिक समय व्यतीत करने से, लिखने में अधिक समय व्यतीत करने से, या फिर हमारी इच्छाओं को समझाना, या फिर आवश्यकता और उपागम के अनुसार अपनी अध्ययन की आदत का निर्माण करना। दोस्तों आप बताइए कि प्रभावी ढंग से किस प्रकार सीख सकते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो सकता है? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। हाँ दोस्तों, तो क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, पढ़ाने में अधिक समय व्यतीत करना। देखिए, जो हमारा एनसीएफ है, एनसीएफ में क्या कहा गया है कि हमें पढ़ाना चाहिए बच्चे को, लेकिन बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो केवल पढ़ाने में अधिक समय व्यतीत नहीं करना है, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। लिखने में अधिक समय, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। हमारी इच्छाओं को समझाना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इच्छाओं को नहीं समझाना है। इच्छाएं तो क्या है? इच्छाएं आप समझा सकते हैं? आप खुद बताइए, नहीं समझा सकते ना, नहीं होगा दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट है आवश्यकता। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आवश्यकता और उपागम के अनुसार अपने अध्ययन की आदत का निर्माण करना एकदम से राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रचनात्मक उत्तर के लिए आवश्यकता होती है। रचनात्मक उत्तर के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्नों की, विषय वस्तु आधारित प्रश्नों की, मुक्तोत्तर प्रश्नों की, या फिर अत्यधिक अनुशासित कक्षा की। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत अच्छे, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। तो रचनात्मक उत्तर के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्नों की आवश्यकता होती है दोस्तों। गलत हो जाएगा राइट आंसर। ठीक समझ रहे ना आप? जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रचनात्मक उत्तर के लिए मुक्त उत्तर प्रश्नों की आवश्यकता होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सीटेट के लिए। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? एरिक एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, प्याजे के द्वारा, या कोहलबर्ग के द्वारा? दोस्तों जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। सभी भाई बहन कमेंट करिए, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट करना भी चाहिए दोस्तों। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जीन प्याजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। आप सभी लोगों को पता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, और जीन प्याजे को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का जनक कहा जाता है। प्याजे साहब कहाँ के निवासी थे? तो आप कहोगे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के निवासी थे दोस्तों। तो आप इसको भी ध्यान रखिए। और स्किनर साहब कौन थे? इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जनक थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, और कोहलबर्ग कौन थे? तो बताइए दोस्तों, कोहलबर्ग का सिद्धांत मैंने आपके लिए कल ही कराया है, तो आपने यदि देखा है तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो पता होना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छे, एकदम से बढ़िया। तो कौन सा सिद्धांत था? नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दोस्तों हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं टॉपिक की, ठीक है। कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करते कि हम इस बारे में बात करें या उस बारे में बात करें, सीधे सीधे टॉपिक ऑफ टॉपिक, ठीक है। इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना है। आपके कमेंट सभी के पढ़ता हूँ, लेकिन आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट बॉक्स में देता हूं, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र देखा जाना चाहिए किस रूप में? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विद्यालय जीवन समृद्ध बनाने में, या फिर छात्रों को सीखने के लिए उनको प्रेरित करने के लिए शिक्षक की क्षमता की चुनौती के रूप में, या फिर आपका लास्ट है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन जटिल अनुभव बनाने वाले कारक के रूप में। दोस्तों राइट आंसर फटाफट से आप सभी लोग कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, आप सभी का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। बताइए दोस्तों कि भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र देखा जाना चाहिए, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, बाधा थोड़ी ना है, बहुभाषी शिक्षण कोई बाधा नहीं है। अगर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं तो ये बाधा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है। विद्यालय जीवन समृद्ध बनाने में हो सकता है दोस्तों, लेकिन इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर मिल सकता है, तो हम उसके लिए देख लेते हैं। छात्रों को सीखने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए शिक्षक की क्षमता को चुनौती के रूप में, चुनौती थोड़ी है, शिक्षक के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है, उससे शिक्षक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और शिक्षक को सीखने के लिए मिलता है इससे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन जटिल अनुभव बनाने के लिए वाले कारक के रूप में, एकदम से गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव पॉइंट नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे को दंड नहीं देना है, पनिशमेंट नहीं देना है, पुरस्कार नहीं देना है, किसी भी प्रकार का लालच नहीं देना है, ठीक है। बच्चे को भगवान स्वरूप मान लेना है, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसे समझ लीजिए। और दूसरी चीज़, कहीं पर भी अगर केवल लिखा हुआ है वो आपका आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो सकता। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। छात्रों का उनके आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति और उनके आत्मसम्मान और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को, यहाँ पर खाली जगह में बताना है, 2 जगह खाली जगह दी हैं। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है, कौन सा आ सकता है इसमें, बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या आ सकता है। हाँ दोस्तों बताइए क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर कैसे हो जाएगा दोस्तों? छात्रों का उनके आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उनके आत्मसम्मान को घटाता है। अगर हमने बच्चों को अलग अलग समूहों में बांट दिया, होशियार बच्चों को एक समूह में कर दिया और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको एक समूह में कर दिया, तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे उनका जो आत्मसम्मान होता है उसकी प्रवृत्ति घटती है हमेशा, ठीक है। लेकिन उनका जो शैक्षणिक प्रदर्शन है वो क्या होता है, प्रभावित नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए दोस्तों? बच्चे समझना चाहिए, मशीन समझना चाहिए, मनुष्य समझना चाहिए, या फिर परिपक्व व्यक्ति समझना चाहिए? बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? परिपक्व व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति हो जाएगा दोस्तों, परिपक्व व्यक्ति हो सकता है क्या, बताइए जल्दी से। गलत हो जाएगा दोस्तों, परिपक्व नहीं है बच्चा, परिपक्व नहीं है बच्चा, क्या है, एक मनुष्य तो है दोस्तों। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को अपने आप को एक मनुष्य समझना चाहिए, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी प्रिय भाई बहन वीडियो को लाइक करें, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो, पसंद आ रही है तो लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा खाली जगह है कि आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है। 1, 2, 3, 4, किस आयु में दोस्तों? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में? दूसरों का अनुकरण यानी कि दूसरा जो काम करता है सामने वाला, उसी काम को करने की क्षमता कब विकसित करता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से सभी भाई बहन कमेंट करें। बहुत बढ़िया, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि बच्चा जब 3 साल का होता है तो वह दूसरों का अनुकरण करने लगता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों शब्द भंडार से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो शब्द भंडार का एक मैं आपके लिए
स्पेशल आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा कि किस वर्ष में कितने शब्द बच्चे के लिए याद होते हैं। ये याद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना संशोधित किया जाता है, क्या कहलाती है दोस्तों? आत्मसातीकरण, स्कीमा, प्रत्यक्षण या फिर समंजन या फिर समायोजन। दोस्तों क्या कहलाता है? राइट आंसर फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी भाई बहन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, मैंने आपके लिए जब पियाजे का सिद्धांत पढ़ाया था तो पियाजे के सिद्धांत में मैंने आपके लिए सारी चीज़ें पढ़ाई थी बहुत ही बारीकी से कि आत्मसातीकरण क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, प्रत्यक्षण क्या होता है, समंजन या फिर समायोजन क्या होता है। सारी चीज़ों को मैंने एकदम से क्लियर करके पढ़ाया था और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ये 3 सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और आपका बहुबुद्धि सिद्धांत इसको भी बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको पियाजे का सिद्धांत पढ़ना है तो इधर जाइए, आपको आई बटन दिखेगा और आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको पियाजे की वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। यानी कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना संशोधित किया जाता है उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। अब ये है क्या दोस्तों? है क्या दोस्तों? इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान, हमारा जो पुराना ज्ञान होता है उसमें नए ज्ञान का समावेश किया जाता है और यही आपका आत्मसातीकरण कहलाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपका जो सिद्धांत है पियाजे का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर खाली जगह है, के दौरान बच्चों को अक्सर अपनी क्षमताओं के विषय में असाधारण विचार होते हैं दोस्तों। पूर्व प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या फिर मध्य वयस्कता। दोस्तों राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है जल्दी बताइए दोस्तों। के दौरान यानी कि कौन सी अवस्था के दौरान पूछा है दोस्तों कि बच्चों को अपनी क्षमताओं के विषय में असाधारण विचार होते हैं, मतलब बहुत ही अजीब अजीब ख्याल आते हैं। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है दोस्तों बताइए। तो हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड सभी भाई बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। विद्यालय पूर्व अवस्था, जो विद्यालय पूर्व अवस्था के दौरान बच्चों को अक्सर अपनी क्षमताओं के विषय में असाधारण विचार होते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षकों को क्या चाहिए दोस्तों? क्या करना चाहिए? शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि यदि आपको अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटना है तो क्या करना चाहिए। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। दोस्तों यही क्या है, वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। क्यों? शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। भाई वैयक्तिक विभिन्नताओं की बात हो रही है तो इसमें शिक्षण और आकलन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। वैयक्तिक विभिन्नताओं की बात क्या है कि इसमें क्या होता है कि हर बच्चे की जो योग्यता होती है वो अलग होती है। यही व्यक्ति विभिन्नता होती है कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर बच्चे में कोई ना कोई योग्यता होती है, ठीक है। तो ध्यान रखें ये नहीं हो सकता। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, अलग तो करना ही नहीं है कभी। ध्यान रखिए अगर समावेशी शिक्षा का कभी भी क्वेश्चन आता है तो कहा जाए कि अलग करना है बच्चे को, किसी विशेष विद्यालय में भेजना है, तो इस प्रकार का ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करना बिल्कुल गलत है दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि दंड नहीं देना है, कठोर नियम लागू नहीं करना है, लचीला नियम लागू करना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन इस उद्देश्य से होते हैं, आकलन उद्देश्य होते हैं यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो,
इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या फिर विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है, आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ध्यान रखिए, विद्यार्थी यहाँ पर बात हो रही है आकलन उद्देश्य होते हैं, आकलन उद्देश्य होते हैं यदि इससे विद्यार्थियों भय और तनाव, देखिए बच्चों में भय और तनाव का संचार नहीं करना है, ध्यान रखिए, ये तो आप खुद ही समझ रहे हैं नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, बिल्कुल सही है। आकलन इसीलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि आकलन से क्या होता है, बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बच्चे ने कितना सीखा और उसे कितना सीखने की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है हमें आकलन से। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी, हाँ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी है, सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक या फिर सुविधादाता। इसका तो राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, तो फटाफट से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप सभी का एकदम से सही आ रहा है, सुविधादाता इज अ राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, मैं कभी भी आपसे बीच में बात नहीं करता, बिना वजह की टॉपिक से हटकर कोई कभी बात नहीं करता, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। बातें बाद में कर लेंगे, आपके लिए लाइव सेशन लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे। आप हमसे कहिए जो आपको कहना है, हम आपसे कहेंगे, लेकिन अभी आप कंसंट्रेट के साथ पढ़िए, ठीक है। बात करने के लिए बहुत टाइम है, ठीक है, बात करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, हम आपकी बात सुने या फिर आप हमारी बात सुने, बहुत टाइम है दोस्तों, ठीक है। लेकिन पढ़ने के लिए टाइम बहुत कम है, क्योंकि ओनली 30 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। तो तैयारी करिए ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं दोस्तों। यानी कि विद्यार्थियों का जो अधिगम है उस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं का एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए या फिर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर आप सभी लोगों का दिखना चाहिए अभी, ठीक है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपका समय खत्म होने वाला है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। एकमात्र का मतलब क्या है, केवल। एकमात्र का मतलब क्या है, केवल। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर केवल आएगा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, काट देंगे तुरंत, फटाक से काट देंगे, ठीक है। के साथ संबंधित नहीं माना चाहिए, गलत हो जाएगा, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, गलत है, नेगेटिव पॉइंट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। क्या ये सही हो सकता है। तो आप तो ये तो फटाक से आपको काट देना चाहिए, देर ही नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये भी गलत है। जो बच्चे अक्षम नहीं हैं उनके लिए ही तो समावेशी शिक्षा चलाई गई दोस्तों, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो अक्षम हैं उन्हीं के लिए समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति विकलांग हो सकता है, हाथ से, कान से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी प्रकार से अक्षम है, उसे हम शामिल करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, गलत है, नेगेटिव पॉइंट है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन कैसा है दोस्तों, बताइए। गलत है, क्या ये गलत है। क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं।
क्या हो सकता है दोस्तों? बताइए, राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या ये हो सकता है? क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आता, दोबारा पढ़ लीजिए दोस्तों, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब तक क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा आंसर कैसे करेंगे भाइयों? ध्यान रखेंगे कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। अब देखिए इसमें क्या है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो आपका समावेशी शिक्षा की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये गलत तो नहीं है, क्योंकि इसमें हर प्रकार के बच्चे की बात की गई है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के बच्चे होने चाहिए। क्या ये गलत है? तो गलत नहीं है, तो इसीलिए कट हो जाएगा। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं दोस्तों। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या पता इससे भी मोस्ट सुइटेबल आंसर मिल सकता है। सही है क्योंकि बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, सही है क्योंकि बच्चे इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। देखिए श्रेणीबद्ध कैसे दिखाई देगी, ये तो गलत है, इसमें श्रेणी विभाजन की तो बात ही नहीं की जा रही है, समझ रहे हैं ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन गलत है क्योंकि यह अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है, गलत है, नेगेटिव पॉइंट है एकदम से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा, सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं भेजा जाना चाहिए। क्या ये हो सकता है दोस्तों? तो अभी मैंने जस्ट आपके लिए बताया था कि कभी भी ये कहा जाए कि किसी भी बच्चे को अलग करना है, यानी कि किसी विशिष्ट विद्यालय में भेजना है, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। क्या ये सही हो सकता है? तो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन क्या पता इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर मिल सकता है, ठीक है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। देखिए नियमित और आपका किसी भी प्रकार का मतलब नियमित की इसमें बात कहाँ की गई, आप ये बताइए पहले तो, ठीक है। इसमें बात ये की गई है कि सुनने में असमर्थ बच्चा क्या कर सकता है, तो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन दिए जाए। किसी अन्य विद्यालय में नहीं कर सकता दोस्तों, बताइए। समावेशी शिक्षा वाले विद्यालय में नहीं कर सकता क्या? तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा दोस्तों? कर पाएगा, प्रदर्शन कर पाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षार्थी की है? शिक्षार्थी की विशेषता कौन सी है? यह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्सी व्यवहार करता है और हाथ थपथपाना, डोलना आदि करने लगता है। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आप सभी लोगों का राइट आंसर दिखना चाहिए। सीधे टॉपिक से बात करें, किसी भी प्रकार के हाय हेलो ना करें। हालांकि आप करते हैं, मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन आप टॉपिक पर ही ज़्यादा फोकस करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास मात्र 30 डेज है दोस्तों। जी जान लगा दीजिए और 105 प्लस स्कोर अचीव करना है। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? यह आक्रामक और कुंठित हो सकता है, तो गलत है, निगेटिव पॉइंट है एकदम से, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, यदि कक्ष की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है। दोस्तों एकदम से राइट आंसर है कि जो यहाँ पर शिक्षार्थी, हाँ विशेषता शिक्षार्थी की है, यहाँ पर शिक्षार्थी तो होगा दोस्तों, लेकिन प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की बात की जाएगी। किसकी? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की बात की जाएगी। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्योंकि जो प्रतिभाशाली होता है ना, उसे क्या चाहिए? हर वक्त कुछ नया काम चाहिए, चुनौतीपूर्ण काम चाहिए, जिसके कि उसका मन लगा रहे। और जब उसको चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं मिलता है तो क्या होता है? वो अपने आप को ऐसा लगता है कि यार मतलब अपने आप को अच्छा फील नहीं करता। ये कहता है कि बोरिंग काम है एकदम से, ठीक है। ये आप भी तो प्रतिभाशाली हैं, तभी तो यहाँ तक आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। आप तो जानते हैं भली बात ही। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। दोस्तों
एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या फिर विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। यानी कि अगर शिक्षिका को अच्छे से पढ़ाना है, बच्चों में इंटरेस्ट लेकर आना है, तो क्या करना चाहिए उससे दोस्तों? अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पुरस्कार नहीं देना है दोस्तों। आप एक बात बताइए, अगर आपने आज पुरस्कार दे दिया तो कल भी पुरस्कार चाहिए उसको, ऐसे आप कहाँ तक पुरस्कार देंगे? आपकी सैलरी भी कम पड़ जाएगी दोस्तों पुरस्कार देते देते, ठीक है। तो ये तो एकदम से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, क्या ये हो सकता है दोस्तों? तो प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम बिल्कुल गलत है, नहीं होगा दोस्तों। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट देखेंगे विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। एकदम से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मोस्ट सुटेबल आंसर होगा, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन से अगर हम जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा और अधिगम प्रभावी होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में अधिगम को प्रभावित नहीं करता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, या फिर अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। दोस्तों राइट आंसर फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी लोग कमेंट करिएगा। जी हाँ, राइट आंसर बिल्कुल ठीक है। जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में अधिगम को प्रभावित नहीं करता है तो उसे अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो आपको 3 प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, और एक होता है शून्य स्थानांतरण, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपके लिए कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसीलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह किससे अभिप्रेरित है दोस्तों? क्या आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, या बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, सक्रिय रूप से अभिप्रेरित है, या फिर बौद्धिक रूप से अभिप्रेरित है? दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। जी हाँ, बिल्कुल सही, एकदम से सभी लोगों का राइट आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना बहुत जरूरी है। और मोहित भी क्या है, मोहित आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इसीलिए यह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब तैयारी कर रहा है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? पढ़ाने की इच्छा, धैर्य और दृढ़ता, दंडित करने के हानिकारक विधियों का ज्ञान, या फिर अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता। दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और राइट आंसर क्या, एकदम से बहुत सिंपल है, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, बार बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपकी पढ़ाने की इच्छा है लेकिन आपको विधियों का ज्ञान नहीं है तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, धैर्य और दृढ़ता, एकदम से राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि प्राथमिक स्तर की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो शिक्षक होना चाहिए उसमें धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए दोस्तों। दंडित करने के हानिकारक विधियों का ज्ञान, बिल्कुल, अरे भाई दंडित तो करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चे को किसी भी प्रकार से ना ही दंड देना है ना ही पुरस्कार देना है, बता दिया था, ठीक है। अत्यधिक मानकीकृत भाषा में प्रयोग करना, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि छोटा बच्चा तो मानकीकृत भाषा को समझता ही नहीं है, भाषा के शुद्ध रूप को जानता ही नहीं है ठीक से, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अब दोस्तों, अगर आपको इतना पढ़ने के बाद अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती, और खासकर अभी हमने टारगेट किया हुआ है 105 प्लस आपका सीटेट आपका 105 प्लस, जिसको अचीव कराना हमारी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। आप बने रहिए श्री गुरु एकेडमी और मनु वर्मा के साथ, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग क्या करता है दोस्तों। स्कैफोल्डिंग का संकेत क्या है दोस्तों, बताइए। अनुरूपित शिक्षण,
पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, या फिर छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। दोस्तों राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि राइट आंसर क्या हो सकता है। तो स्कैफोल्डिंग से कई बार क्वेश्चन आता है, और स्कैफोल्डिंग को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में दोस्तों हम पाड़ या ढांचा भी कहते हैं। पाड़, एक सेकंड दोस्तों, पाड़ इस तरीके से आप जानते हैं, पाड़ या ढांचा, पाड़ या ढांचा कहते हैं दोस्तों स्कैफोल्डिंग को, ठीक है, हिंदी में। पिछली बार आपका 2019 में आपका क्वेश्चन आया था, पाड़ या ढांचा लिखकर आया था, स्कैफोल्डिंग नहीं लिखा हुआ था दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए पाड़ या ढांचा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो बताइए अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग क्या संकेत करता है दोस्तों। तो आप याद रखिए कि वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्या होता है कि बच्चा किसी भी काम को करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस काम को कर नहीं पा रहा है, किसी वयस्क ने आकर उसकी सहायता की और उस कार्य को करवाया दोस्तों, अधिगम को कंप्लीट करवाया, तो यही क्या है आपका स्कैफोल्डिंग है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। सहयोगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, चिंतन मनन, या फिर रचनात्मक आकलन। दोस्तों राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया, राइट आंसर कमेंट कीजिएगा सभी लोग, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, एकदम से सही कि सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, तो सहयोगात्मक आकलन सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि बताया गया है कि समूह के द्वारा बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। किसने बताया, तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, किसने बताया कि बच्चा सबसे ज़्यादा समाज के द्वारा सीखता है। बिल्कुल सही, वाइगोत्स्की जी के अनुसार बताया गया है कि बच्चा समाज के द्वारा सीखता है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेई वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आ गया, लेई वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत। यहाँ से एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि लेई वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या नाम था, तो आप सभी लोग समझ गए, समाज संरचना सिद्धांत। लेकिन दोस्तों आपसे एक बात और कह दूँ, अगर आप अब भी ढील डाल रहे हैं, 30 दिन बचे हुए हैं, मात्र 30 डेज बचे हुए हैं, और आप अब भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। फेल हो जाओगे दोस्तों, अब भी वक्त है, अब भी पढ़ लीजिए, क्योंकि वक्त आपका है, पढ़ना आपको है, सक्सेस आपको होना है, तो आज ही होइए दोस्तों, ठीक है, आज ही शुरू कर दीजिए। लेट क्यों होना है, ठीक है, लेट नहीं होना है दोस्तों। आपने इतनी सक्सेस प्राप्त की, आज एक शिक्षक बनने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, तो आपने इतनी मेहनत करने के बाद में अपने सारे सपनों को संजो कर रखा है, और लास्ट टाइम पर अगर उन्हें तोड़ दोगे तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे दोस्तों, ठीक है, बताइए। सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, लेई वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत के अनुसार बताना है दोस्तों, ठीक है। बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, सभी भाई बहन कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। जी हाँ, एकदम से सही। तो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। लेई वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आपको बच्चे के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे। इसका मतलब क्या है, बच्चे को समाज के द्वारा सिखाने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें बच्चे समूह के द्वारा सीखें, समाज के द्वारा सीखें। तो लेई वाइगोत्स्की के अनुसार यही एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक तो कर दीजिए ना भाइयों, लाइक कर दीजिए, और वीडियो खत्म होने के बाद में शेयर ज़रूर करें, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और उन्हें बताइए कि यहाँ पर एकदम से बेहतर तरीके से आपके लिए मैराथन क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा 100% सीटेट 2025 जुलाई के लिए, ठीक है। आप 100% सफलता की गारंटी चाहते हैं तो आइए श्री रू अकेडमी पर, ठीक है। और दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको
आपकी समस्या का समाधान मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए सेशन में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पढ़ने से और हंसने से एक बहुत ही सीधा संबंध है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं हंसना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों।